प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और प्रोग्राम का ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही मुनफरिद है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस सेगमेंट में बात करते हैं हम आपके नफ्सियात के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और देखने में ये आया है कि ये एक ऐसा मामला और मौजू है जिसके ऊपर अमूमन प्रोग्राम्स में ना होने के बराबर गुफ्तगू होती है। तो हमने ये फ़ैसला किया कि इस सिलसिले का बाकायदा आगाज़ किया जाए और एक सेगमेंट इसके लिए मख्तस किया जाए जिसमें आपकी नफ्सियात के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर खुलकर गुफ्तगू की जाए। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो नफ्सियात के हवाले से मामलात हैं बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं। एक तो ये कि अगर कोई शख्स नफ्सियात के मसाइल से दो चार है तो उसके लिए जो तरीक़ा इख्तियार किया जाता है इलाज का, वो क्या मैं इसके ऊपर कहूँ, आसान लफ्ज़ों में ये कहा जाता है कि गंडे, तावीज़ और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे जो इस मसले से दो चार हैं नफ्सियात के, बहुत दफ़ा देखने में आया है कि उनका मरज़ जो है वो बहुत पेचीदा हो जाता है और बहुत ही उनके लिए मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। और ना सिर्फ वो शख्स उससे मुतासर होता है बल्कि उसके इर्द गिर्द के जो लोग भी हैं वो भी इससे मुतासर होते हैं। तो करने की ये ज़रूरत है कि मैं हमेशा ये बात इब्तिदा में दोहराता हूँ कि अगर कोई शख्स किसी बीमारी का शिकार होता है तो डॉक्टर से रुजू किया जाता है। हमारे यहाँ तो वो प्रैक्टिस भी नहीं है, हम खुद से ही अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं, मगर ये कि आइडियली होना ये चाहिए कि डॉक्टर से रुजू किया जाए। और बिल्कुल उसी तरह अगर नफ्सियात के हवाले से कोई मसला है, कोई मरज़ अगर आपको है तो आप डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं और नफ्सियात के डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान एक बेहतरीन माहिर नफ्सियात हैं। उनको आज ही के दिन हम यहाँ पे मदऊ करते हैं, डॉक्टर शफीक यासीन। उनसे हम मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करते हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त आपकी नफ्सियात के साथ होता है। डॉक्टर साहब को सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो डॉक्टर साहब, ये बात ना चाहते हुए इसलिए दोहरानी पड़ती है कि आज भी ये मसला दरपेश है कि नफ्सियात के हवाले से जब भी कोई मसला होता है, जैसे मैंने कहा कि गैर रवायती तरीक़े जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, इख्तियार किए जाते हैं, जिससे लोगों का इलाज किया जाता है। इसकी ज़रूरत क्या है? मैं चाहूँगा ज़रा एक दफ़ा फिर यहाँ से आगाज़ किया जाए कि नफ्सियात के ही डॉक्टर की क्यों ज़रूरत है और क्या ऐसा मुमकिन है कि जैसे और कोई बीमारी शायद वक्त गुजरने के साथ ठीक हो जाए, नफ्सियात का मसला भी वक्त गुजरने के साथ ठीक हो जाए? क्या ये मुमकिनात में से है? ऐसा पॉसिबल है? प्लीज़। बिल्कुल नहीं, असल में बात अवेयरनेस की है यासिर, और ये समझना ज़रूरी है कि दिमाग जो है, ब्रेन जो है, वो किसी भी दिमाग और ऑर्गन की तरह वो उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। जी। उसके अंदर भी केमिकल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोनल कनेक्टिविटी है। और ये ब्रेन जो है और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये। हार्ट और ब्रेन बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिससे हम और ब्रेन से ही सारे फैसले होते हैं, ब्रेन जी। से ही सारे ऑर्गन्स की बेसिकली कनेक्टिविटी है। तो उसी से ऑर्डर्स आते हैं कि आपके मसल्स कैसे मूव हो रहे हैं, जी। आपका हार्ट किस तरह से चलना है, आपके लंग्स, आपके गुर्दे, आपकी सर्कुलेशन, सबका ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से ब्रेन से है। और अगर ब्रेन पे इफेक्ट आता है, ख़ास तौर पे न्यूरोकेमिकल बैलेंस पे, जिसमें सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन जो है और डोपामीन मेनली सेरोटोनिन ये अफेक्ट कर सकते हैं, तो उस लेवल्स पे होता है कि इमोशंस पे फ़र्क पड़ता है, जो कि महसूसात है आपकी, आपके सोचों पे, थॉट्स पे इफेक्ट पड़ सकता है, आपके परसेप्शन पे फ़र्क पड़ सकता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं दुनिया को और अपने आप को, और इसी तरह आपके बिहेवियर पे फ़र्क पड़ता है। जी। अब ये एक साइंस है। अच्छा, समझना ज़रूरी इसलिए कि साइंस अगर आप नहीं समझ रहे और ये नहीं समझ रहे कि इसकी करेक्शन से ये चीज़ें ठीक होंगी, तो फिर देखें, तावीज़ है, मौलाना के पास जाना है, दम कराना है, दीन को कोई इग्नोर नहीं करना चाहता और करना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला से बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन क्या फिर अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कोई और मसला हो गया, तो क्या हम सिर्फ दुआओं पे काम करते हैं? हम अल्लाह से मदद मांगते हैं और कुछ भी नहीं करते? बहुत खूब। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है दिमाग के साथ, और उसकी एक ही वजह है, वो इग्नोरेंस है, अवेयरनेस का ना होना है, और लोगों में अनएजुकेशन है। और जैसे जैसे एजुकेशन आएगी, लोगों को ये समझ में आएगा कि जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, करेक्ट नहीं होगी, और दवाई नहीं ली जाएंगी, साइकोथेरेपी या काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी, लोगों में इम्प्रूवमेंट नहीं आती,
और आपका जो सवाल है कि क्या खुद ब खुद बीमारी ठीक हो जाती है, बीमारी खुद ब खुद ठीक नहीं होती। होता ये है कि वक्त के साथ साथ ये और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हो सकती हैं, और जिसका आसान मतलब ये है कि बाद में पेशेंट का ठीक होना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाता है कि जो चीज़ शायद 2-3 हफ्तों में बेहतर हो जाती है वो महीनों पे चली जाती हैं, 3-4-6 महीनों पे। और फिर एक और प्रॉब्लम इसका आता है कि जब देर से आते हैं साइकेट्रिस्ट के पास तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई फ़ौरन क्यों ठीक नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। एक दफ़ा ये दवाई ली तो पेशेंट को ठीक हो जाना चाहिए, जबकि आप सालों जा रहे हैं तावीज़ कराने के लिए और इस तरह के मामला आपने इस पे इतने खर्चे कर दिए। कहते हैं अब तो हम पैसा पैसा खर्च कर चुके हैं, यही हमारे पास है, इसी में हम ठीक हो जाए तो ठीक है पेशेंट। तो पेशेंट को ज़्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल। ये मैंने पेशेंट देखे जो कहते हैं महीना नीला हुआ ठीक ही नहीं हुआ, पेशेंट फ़र्क नहीं आया। जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट केसेस हैं, जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, उनमें 3 से 6 महीने लग सकते हैं। राइट। तो इसमें सब्र की ज़रूरत भी है। बिल्कुल, पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्पीकिंग ऑफ न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस, क्या इनको वंस एंड फॉर ऑल ट्रीट किया जा सकता है? एक क्वेश्चन ये है। और फिर ये आज देखने में आ रहा है कि ये टेंडेंसी इसकी बहुत बढ़ गई है, और ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पर। क्या ये बात सही है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पे भी कमेंट ये करें। बहुत अच्छा सवाल है यार। देखिए, किसी भी और बीमारी की तरह यहाँ पर यह है कि तकरीबन अगर 100 पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, और मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि बीमारियाँ तो बहुत तरह की हैं और हर एक का प्रोग्नोसिस अलग अलग है, लेकिन तकरीबन 20 से 25 लोग 100 में से ऐसे हो सकते हैं जो जल्दी ट्रीटमेंट के लिए आएँ, सही टाइम पे दवाइयाँ लें, अपना कोर्स पूरा करें, और फिर शायद वो कभी बीमार ना हो। राइट। एक तो ये, लेकिन जो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस जब करेक्ट हो जाता है और बीमारी ठीक हो जाती है बिल्कुल फिर, ठीक और आप है। कहते हैं अब तो बिल्कुल मैं नॉर्मल हूँ, मैं सो भी सही रहा हूँ, मुझे भूख भी लग रही है, मुझे मायूसी भी नहीं है, मुझे घबराहट बेचैनी भी नहीं हो रही है, मुझे ओवर थिंकिंग भी नहीं आ रही, कानों में आवाज़ें नहीं आ रही, ये नहीं सोच रहा मैं कि लोग मेरे दुश्मन है, मेरे खिलाफ है। तो ये सारे सिम्टम्स है, ये ठीक हो गए, करेक्ट हो गए। अब वो कहते हैं हम दवाई छोड़ दें, और डॉक्टर भी कहता है कि एक दफ़ा कोर्स पूरा हो गया, आपने फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट कराया, तो दवाइयाँ ज़िंदगी भर ना लें, एक अटैम्प्ट करनी चाहिए 1.5 साल के बाद, 1.25 साल के बाद, कि आपने ग्रेजुअली दवाइयों को कम किया, टैपर किया तरीके से, डॉक्टर के मशवरे के साथ, और फिर हमने अटैम्प्ट की कि दवाइयाँ बंद कर दें। अब क्या होना है, अब किसी भी डॉक्टर के पास फ्यूचर में देखने का तरीका नहीं है। हम ऐसे जादूगर नहीं है कोई ऐसा कि भाई हमें पता हो कि भाई फ्यूचर में 1 साल बाद क्या होना है, 6 महीने बाद एग्जैक्टली। क्या होना है। एक कोशिश है। अच्छा, कोशिश के बाद अगर पेशेंट फिर बिगड़ना शुरू होता है, तो ये बहुत लोग हैं जो मेरे पास आए, डॉक्टर साहब को पता था तो आपने दवाई बंद ही क्यों की है? कहा मुझे नहीं पता था भाई, मैंने एग्जैक्टली। कोशिश की है, कोशिश की है, और रिजल्ट आपके सामने है। इसका मतलब है कि केमिकल इम्बैलेंस वापस आ गया, क्या अभी फिर हो से सकता है। दवाइयों की एग्जैक्टली। ज़रूरत है, बिकॉज पहली दफ़ा काम किया था दवाइयों ने, चांसेस बहुत हाई कि फिर दवाइयाँ काम करेंगी जी। और ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा दवाइयाँ लंबे अरसे लेनी पड़ेंगी, शायद 3 से 5 साल। और वैसे बुक्स और रिसर्च और क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस है ये कहता है कि पहली अटैम्प्ट तकरीबन साल से 1.5 साल, अगर वापस रिलैप्स होता है, पेशेंट बिगड़ता है, तो 3 से 5 साल, और उसके बाद फिर बीमारी वापस आती है तो 5 से 10 या लाइफ टाइम, ये है। और इसका मतलब ये है कि कभी कभी कुछ पेशेंट्स को लाइफ टाइम दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस है वो बार बार आ रहा है। राइट। जब भी दवाइयाँ बंद हो रही हैं प्रॉब्लम रिपीट हो रही है। तो जब ये रिपीट होती है तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर के पास और कोई तरीका नहीं है, दवाई देंगे, करेक्शन ठीक हो गई, फिर मिनिमल पॉसिबल डोज, कम डोज पे पेशेंट ठीक रह सकता है। इसके बाद मैं एक और बात कहना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, इस पर भी मैंने बहुत सुनी है जी। कि आपने तो कहा था डॉक्टर साहब अब दवाई लेंगे, ये तो दवाई ले रहा है फिर कैसे बिगड़ गया। ये बहुत अच्छा जी। पॉइंट है, और ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर दवाई बंद कर दी जाए तो बिगड़ने का रिस्क 80 से 85% होता है इन केसेस में जो बार बार बिगड़ रहे हैं, और दवाई ली जाए तब भी रिस्क 15 से 20% होता है। बिल्कुल ठीक। तो दवाई लेने का मतलब ये कतई नहीं है कि पेशेंट नहीं बिगड़ सकता। बिल्कुल तो ठीक डॉक्टर है। को दिखा भी रहा है, दवाई भी ले रहा है, हर चीज़ ठीक कर रहा है, लेकिन फिर भी रिलैप्स आ सकता है। बिल्कुल ठीक है, इसकी गुंजाइश मौजूद है। एक और क्वेश्चन वो ये है कि इज देयर एनी होम रेमेडी के जिसके ज़रिए इनको ठीक किया जा सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर बहुत ज़्यादा आम है, हर चीज़ को हम कोशिश ये करते हैं
आजकल ज़्यादा क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसमें देखते हैं कि हर चीज़ से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। और इसके ज़रिए क्योंकि बात हार्मोनल इम्बैलेंसेस की हो रही है, देयर आर सम सर्टन, आप समझ लें कि वो मेडिसिन या हर्ब्स हैं जो ये कर सकती हैं, बट टेक्निकली स्पीकिंग क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हमारे यहाँ ये कल्चर बड़ा आम है, इसका भी ज़रूर जवाब दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक जो है ना मिथ है इसके हवाले से। प्लीज़ बिल्कुल हैव योर से। बिल्कुल। देखिए, इसमें मैं एग्जांपल डायबिटीज़ की देना चाहूँगा। राइट। किसी को डायबिटीज़ है, वो इंसुलिन पे है। अब वो कहता है यार मुझे इंसुलिन नहीं लेनी, मुझे दवाई नहीं लेनी, मुझे किसी भी होम रेमेडी से ठीक होना है। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है। और साइकेट्री में भी यही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट। पहली बात ये, अगर बीमारी नहीं हुई है, बहुत सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं, वाइटामिन ऐसे हैं, इवन पानी पीना, सनलाइट एक्सपोजर, विटामिन डी है, ऐसी खाने जिसमें विटामिन बी है, ओमेगा 3 है, फिश ऑयल है, ये सब जो है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये सब हेल्प करते हैं आपको काम करने में, रिलैक्स करने में, आपके मूड को थोड़ा बेहतर बनाने में। कुछ ग़िज़ाओं में एल ट्रिप्टोफैन है, तो उससे भी रिलैक्स होता है, नींद बेहतर आती है। लेकिन ये उस वक्त सही है जब बीमारी नहीं है। आप अच्छी ग़िज़ा लें, आपका दिमाग मजबूत होगा, आपके चांसेस बीमारी होने के कम होंगे। लेकिन एक दफ़ा बीमारी हो गई, डैमेज हो गया, तो फिर ये रेमेडीज़ काम नहीं करती। हाँ, ये कि एक दफ़ा फिर जब आपने दवाइयाँ ली, साथ साथ ये ग़िज़ाएँ ले रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर है, राइट। और राइट। रिलैप्स होने का रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि बात मेडिसिन की हो रही है, तो मेडिसिन में क्या केमिकल वैल्यूज़ इसकी बहुत हाई होती हैं, एसिडिक वैल्यू हाई हैं इसकी? क्या इसकी वजह से कोई हार्म हो सकता है या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? लोग ज़रूर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखा जाए नॉर्मली तो ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। हमारी जो डाइट है या जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें भी एसिडिक वैल्यू हाई होती है। क्या इस चीज़ को ये इन्फ्लेट कर सकती है बाय एनी मीन? प्लीज़। बिल्कुल, हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। से तो जो ये मुझसे पूछता है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं कि आप कोई दवाई लें उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। राइट। पहली बात ये है, डॉक्टर को ये सिखाया जाता है और इस बात को का ख्याल रखा जाता है जब रिसर्च हो रही होती है और दवाइयाँ बन रही होती हैं, कि आप तराजू में ये तोलें कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। एग्जैक्ट। पहली बात तो ये, अगर फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और नुकसान ना होने के बराबर हैं, तो उन नुकसानात को बर्दाश्त करना बेहतर है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एंटी डिप्रेसेंट्स की बात करते हैं, जो जनरल एंटी डिप्रेसेंट्स आ रही हैं, पॉसिबल है कि फर्स्ट 7 दिनों से लेके फर्स्ट 20 दिन तक, 21 दिन तक, किसी को नाउजिया हो, मतली जैसा महसूस हो, माइल्ड हेडेक हो, सर में दर्द हो, मुंह खुश्क हो रहा हो, डाइजेशन सही नहीं है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नया केमिकल है, बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और ये मैं समझाता हूँ लोगों को। जी। लोग तो लेते हैं, वो कहते हैं मैंने एक दफ़ा दवाई ठीक, मैं डर गया, मुझे शदीद सर में दर्द हुआ, मुझे डायरिया हो गया, मैंने दवाई बंद कर दी डॉक्टर साहब, उसके बाद तो मैंने दवाई ली नहीं। लेकिन उसके दो तरीके हैं। एक तरीका, आप दवाई लें, उसे कुछ अर्से तक बर्दाश्त कर लें, अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली 5-7 ज़्यादातर केसेस में, 90% केसेस में, पहली बात है कि 10 में से सिर्फ 2 लोगों को ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, राइट। तो ये 8 भी लोगों को जानना नहीं ज़रूरी होते है। हैं। एग्जैक्टली। अब उन 2 लोगों से भी तकरीबन मेजॉरिटी केसेस, मतलब उसमें ये कि ज़्यादातर 5-7 दिन के अंदर ये केस साइड इफेक्ट जो है ना रिवर्स हो जाते हैं। बाकी जो कुछ केसेस रेयर हैं, उनमें कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 10-12 दिन, 10 इज इट, और फिर साइड इफेक्ट्स नहीं महसूस होते। और 100 में से शायद 2 या 3 ही होंगे जिनको 20 दिन तक ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा है, डॉक्टर के पास आए, दवाई चेंज कराएं, दूसरी दवाई से शायद ना हो। बिल्कुल ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब ये रिवर्स हो जाता है, तो फिर ये साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म नहीं है, सिर्फ शॉर्ट टर्म है, शुरू बिल्कुल के ठीक दिनों है। के लिए है। देयर इज नो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। फिर आपने एक सवाल किया केमिकल, आप ये डोज पे डिपेंड कई चीज़ें करती हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल, एक दवाई का मैक्सिमम डोज 60 मिलीग्राम है, 60, और हम स्टार्ट उसे 20 मिलीग्राम पे कर रहे हैं। अगर पेशेंट 20 से 40 मिलीग्राम पे ठीक हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, और साइड इफ़ेक्ट्स भी लॉन्ग टर्म के कोई ख़ास नहीं है। लेकिन अगर हमें बहुत हाई डोजेस पे जाना पड़े, 2-4 मेडिकेशन को कंबाइन करना पड़े, तो फिर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिगर और गुर्दों का टेस्ट कराते रहें।
साल में एक दफ़ा शुरू में कराएं बेस लाइन के लिए, राइट। फिर उसके बाद हमने रिपीट कर लिया 1-2 महीने के बाद, और एक वो भी क्लियर आया है, दवाई ले रहा है पेशेंट, तो फिर मेरे ख्याल में 6 महीने से साल के बाद एक दफ़ा अगर रिपीट करा लेते हैं तो इससे ये पता चलता है कि दवाइयों का कोई ऐसा इफेक्ट गुर्दों पे या जिगर पे तो नहीं हो रहा जो कि काबिल कबूल ना हो। और ये मैंने बहुत ही रेयर केसेस में देखा है कि कोई ऐसा मसला हो, और अगर होता भी है, जैसे कुछ केसेस में ये होता है कि 200-150 केसेस में से एक में सोडियम लेवल ड्रॉप आ गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो हम दवाई चेंज करते हैं और प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। बिल्कुल तो ठीक कोई है। इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। नहीं है, एग्जैक्टली। डिपेंडेंसी मेडिसिन के पर होना, ये एक प्रॉब्लम ऐसी है, कुछ लोग इसकी भी कंप्लेन करते हैं। वो समझते हैं कि शायद इसके हवाले से या नफ्सियात के हवाले से अगर कोई मेडिसिन कंज्यूम की जाए तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए होती है डिपेंडेंसीज़ के ऊपर। क्या ये बात सही है? क्या ऐसा हो सकता है एट एनी स्टेज अगर इसको गिव अप किया जाए तो सारी चीज़ें वापस से रिवर्स हो जाएं? ये भी एक फेयर लोगों में है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, साइकाइट्री में एक ही क्लास ऐसी है राइट। जिसकी डिपेंडेंस या एडिक्शन हो सकती है, और उस जैसे कि टोटल दवाइयाँ मैं समझता हूँ कि 150-200 प्रोडक्ट्स हैं दवाइयों की, उसमें डिप्रेसेंट्स भी हैं, एंजाइटी की दवाइयाँ भी हैं, उसमें साइकोसिस की दवाइयाँ भी हैं, उसमें मूड स्टेबलाइजर्स भी हैं, हिप्नोटिक्स भी हैं, और ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है। ठीक है, डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ एंजाइटी की दवाइयाँ ऐसी हैं जिससे एडिक्शन या डिपेंडेंस हो सकती है। ठीक है। ठीक है, और इसी तरह मैं कंपेयर करूंगा सर्जरी में। जैसे अगर सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जरी बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो ऐसे पेन मैनेजमेंट के ऑप्शंस हैं जो पेन को रिलीफ करते हैं, दर्द को कम करते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लिए जाए तो उसकी भी डिपेंडेंस हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो साइकाट्री एक ओनली एरिया नहीं है कि जहाँ पे एडिक्शन की बात हो रही है, पूरी मेडिसिन में भी ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तरीका ये है कि आज आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर अगर वो दवाई देता है जिससे डिपेंडेंस हो सकती है, और वो देता है इसलिए कि रिलीफ मिल रहा है, पेशेंट को एंजाइटी कम हो रही है, तो डॉक्टर ये जानता है अच्छी तरह कि 3 से 6 हफ्ते वो दवाई लें, उसके बाद बंद कर दें, तो देयर इज नो एडिक्शन, नो डिपेंडेंस। ओनली डॉक्टर हैज टू डिसाइड कि क्या एग्जैक्ट करना है, आपके पास कोई इसका राइट प्रॉब्लम नहीं। पता क्या राइट। होता है यहाँ से? प्रॉब्लम ये होता है कि आप खुद जा रहे हैं फार्मेसी, आके कहते हैं यार मुझे ये चाहिए, ये वाली गोली जो है ना सुकून की गोली है, ये वाली गोली नींद की गोली है, मुझे किसी ने बताया था ये खा लूंगा तो मेरी मायूसी थोड़ी कम हो जाएगी, अपना इलाज खुद कर रहे हैं। तो आपने वो कैटेगरी यूज़ की बगैर डॉक्टर के एडवाइस के, और की नहीं। ऐसी एग्जांपल्स हैं जो 5 साल 10 साल नहीं, जिंदगी भर वो दवाइयाँ लेते रहे। बिल्कुल ठीक अब वो आदी हो गए उन दवाइयों के, डॉक्टर्स ने पूछा ही नहीं। अब ब्लेम डॉक्टर्स पे आता है कि जी ये तो हम आदी हो गए हैं, ये तो नफ्सियात की दवाई है, ये क्या हो गया हमारे साथ, अब इसको मैं छोड़ूं कैसे? तो कि कहा ही किसने था स्टार्ट करने का? Exactly. अगर डॉक्टर स्टार्ट करता और डॉक्टर से आप पूछते तो वो स्टार्ट जरूर कर सकता था, लेकिन तरीके से बंद करता जब जरूरत थी। उसके बाद आपकी डिपेंडेंस एडिक्शन होती नहीं। बिल्कुल ठीक है। कोई भी डॉक्टर कोई अच्छा डॉक्टर ये कभी नहीं चाहेगा उसका मरीज आदी बन जाए दवाइयों का, कोई नहीं चाहेगा। और दूसरा ये कि बाकी जो दवाइयाँ हैं वो सब सेफ है, उनमें कोई एडिक्शन नहीं है, कोई डिपेंडेंस नहीं है। होता मिथ ये है यहाँ से कि जैसे दवाइयों से वो ठीक हो गए, और जब हम बात कर रहे थे कि जब दवाई छोड़ी इतने अरसे के बाद वो रिलैप्स हो गए, फिर बिगड़ गए, उसको वो एसोसिएट करते हैं कि अब तो हम आदी हो गए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ज़रूरत में, नीड में और डिपेंडेंस एडिक्शन में बड़ा फ़र्क है। एक साइड पे ज़रूरत है बिल्कुल ठीक और एक साइड पे एडिक्शन है। उनको ज़रूरत है, वो एडिक्शन नहीं है। जब ज़रूरत है तो वो लेनी पड़ेगी। Exactly. इसी तरह जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई है, इसी तरह जैसे कोलेस्ट्रॉल की दवाई आप ले रहे हैं, इसी तरह जैसे थायराइड के एब्नॉर्मेलिटी आ गई आप दवाई ले रहे हैं। कोई ये कहता है कि जब हम थायराइड की दवाई बंद करते हैं थायराइड का प्रॉब्लम वापस आ जाता है, हम तो हमें एडिक्शन हो गया है। कोई ये नहीं कहता। सिर्फ नफ्सियात में ये मिथ है कि एडिक्शन हो गया है। बाकी डायबिटीज़ से लेके हर बीमारी ज़रूरत है। ज़रूरत है, और जब ज़रूरत है तो आपको लेनी होगी। तो ये समझने की ज़रूरत है हमें, तो इस फेयर से बाहर आ जाएं कि लाइफ लॉन्ग आपको लेनी पड़ेगी। हो सकता है हाँ कुछ सर्टन केसेस के अंदर हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग हो, बट दूसरे केसेस के अंदर ये बहुत मुमकिन है कि उससे आपको जल्द जो है वो छुटकारा मिल जाए। वेल, डिस्कशन जारी रखते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।
वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी। डॉक्टर शफीक यासीन साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनसे हम बात कर रहे थे नफ्सियात के हवाले से मामलात और मसाइल पर। डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही थी, डिस्कशन हमारी जारी थी, ख़ासतौर पर मेडिसिन के हवाले से। जैसे भी बात हो रही थी डिपेंडेंसी के हवाले से, लोग अक्सर सवाल करते हैं। और कुछ सर्टन मेडिसिन ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका वेट लॉस भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आया है कि वो वेट लॉस के पर्पस के लिए मेडिसिन इस्तेमाल की गई, और जब वो कर ली तो शायद उनको ये नहीं पता था या उनके इल्म में नहीं था कि इसके और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आ सकते हैं, और उनमें से एक डिपेंडेंसी भी है जो आ गया। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? और ख़ास तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ, वैसे तो किसी भी मेडिसिन के साथ डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर, उसके प्रिस्क्राइब किए बिना कोई नहीं लेनी चाहिए, मगर हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं आजकल। ज़रा इसके और क्या नुकसान हो सकते हैं, मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में भी बताएं, मेडिसिन के ख़ास तौर पे इस्तेमाल के हवाले से प्लीज़। जिस मेडिकेशन की आप बात कर रहे हैं गोज़ बैक 32 ईयर्स अगो, जब वो पहली दफ़ा मैंने भी साइकियाट्री शुरू ही की थी। और मेरा पहला महीना था। मेरी साथ कंसल्टेंट मेरी होती थी पैट्रिशिया गैलिगन। ये सेंट विंसेंट हॉस्पिटल आयरलैंड की बात है। और वो मुझे ले गई एक जगह पे, एक लड़की आई थी जिसका बिल्कुल वेट लॉस हुआ था, पतली दुबली, और कम्प्लीटली एडिक्शन हो गई थी उसको दवाई की। और ये अब दवाई पाकिस्तान में भी काफ़ी इस्तेमाल में आ रही है, और अब ये ट्रेंड बढ़ा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दवाई उस ज़माने में भी अवेलेबल थी 30-35 साल पहले। जी। अच्छा, ये स्टिमुलेंट है, इसका यूज़ जो है ना वो किसी और तरीके से होता है साइकियाट्री में, तरीके से यूज़ उसमें फिर वेट मॉनिटर भी किया जाता है, आपको रिजल्ट्स भी नज़र आते हैं, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है, फोकस इम्प्रूव होता है, हाइपर एक्टिविटी कम होती है, कुछ केसेस में इम्पल्सिविटी बेहतर होती है। इस दवाई के बहुत अच्छे रोल हैं हर तरीके से दिया जाए, और कुछ डायग्नोसिस में बेहतरीन तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि लोग ये ना समझें कि दवाई क्यों FDA अप्रूव्ड है या दुनिया भर में क्यों इस्तेमाल हो रही है। जब भी दवाई लॉन्च होती है उसका एक इस्तेमाल होता है। होता ये है कि लोग अगर अपनी मर्ज़ी से ये सोच के कि इससे ये हम गेन करना चाह रहे हैं या इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो फिर वो फंस जाते हैं उस दलदल में कि वो एडिक्शन में चले गए, वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया। और वो ख़तरनाक भी इसलिए है कि ना सिर्फ ये कि वो बहुत शदीद वेट लॉस कर सकती है, और एडिक्शन भी बहुत सीवियर है, वो साइकोसिस में ले जा सकती है, इंसान को पागलपन की तरफ ले जा सकती है। इंसान को कानों में आवाज़ें आनी शुरू हो सकती हैं, ऐसा लगता है लोग मेरे खिलाफ हैं, कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो ख़ुदकुशी तक कर सकते हैं, किसी और को मार सकते हैं, वो इस मेंटल फ्रेम में एंटर हो सकते हैं कि वो कातिल बन सकते हैं और खुदकुशी कर सकते हैं। जा सकते हैं। तो लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है, वो उस वक्त उसको एंजॉय करते हैं, और उसके इसके इफ़ेक्ट्स को एंजॉय करके, और देखते हैं हमें बेनिफिट्स आ रहे हैं, आस्ते आस्ते उसके नंबर ऑफ़ टैबलेट्स बढ़ाते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट और टॉलरेंस बढ़ जाती है उसकी। जब टॉलरेंस बढ़ती है तो फिर वो कहते हैं हमें ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा एक से जो काम हो रहा था दवाई हमें 4-6 टैबलेट्स की ज़रूरत है। और करते करते वो बिल्कुल पागलपन की तरफ चले आते हैं। फिर वहाँ जाके वो डैमेजेस जो हो चुके होते हैं ब्रेन में, फिर वो रिवर्स शायद हो जाए, शायद ना हो। दवाइयों से कभी कभी 3 से 6 महीने का इलाज करना पड़ता है, और फिर वो क्योंकि एडिक्शन होती है तो वो रिलैप्सेस भी होते हैं, फिर वो वापस एक नहीं तो दूसरी ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी ख़तरे में भी डालते हैं, और बाद में आगे जाके ऐसे जिस्मानी और दिमागी साइड इफ़ेक्ट्स उसके ख़तरनाक हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी उनकी ख़राब हो सकती है, उनके रिलेशनशिप्स टूट सकते हैं, और ये बहुत कॉमन है जी। फाइनेंशियल लॉसेस भी जाते हैं, जॉब लूज़ हो जाती है, कैरियर वो अपना ख़राब बर्बाद कर देते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई उनकी ख़त्म हो जाती है, वो नहीं पढ़ पाते। तो बहुत आई थिंक मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ये दवाइयाँ जो है ना डॉक्टर्स की परमिशन के बगैर इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इस पर स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए कि ये डिस्पेंस ही नहीं की जाए किसी जगह से। और मेरा यही सवाल बार बार होता है कि क्यों ये मिल जाती हैं, अवेलेबिलिटी क्यों है, ओवर द काउंटर अवेलेबल है, कहीं पे भी आप चले जाएं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं ये बताऊँ, जहर अवेलेबल है। ऐसा मतलब ऐसी दवाइयाँ जो आप सिर्फ 4 खा लें तो आप मर सकते हैं। बिल्कुल। और अभी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। ये मेरे पेशेंट आया था कोयटा से, ये पिछले एप्लीकेशन का जिक्र भी शायद मैंने किया था पिछले प्रोग्राम में। जी।
और वो रहा सिर्फ 5-6 दिन हॉस्पिटल और बिल्कुल ठीक होके डिस्चार्ज किया मैंने, पर्चा बना के उसको दे दिया। उसने क्या किया कि फार्मेसी में, किसी और फार्मेसी में गया, हमारी जगह से उसने नहीं ली दवाई, कहीं और चला गया। सब दवाइयाँ उसकी ठीक थी सिवाय एक के। अब वो दवाई थी मैदे की दवाई, कि उसको मैदे में बहुत तकलीफ थी उसके साथ। उसकी जगह फार्मेसी ने डिस्पेंस कर दी हाई डोज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर की दवाई। अच्छा, मैदे की दवाई सुबह शाम लेनी थी, उसकी जगह वो ब्लड प्रेशर की दवाई लेने लगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर की दवाई भी इतनी हाई डोज, मतलब 160 मिलीग्राम की जो दवाई, 2 टैबलेट 320 मिलीग्राम, और साथ में उसकी कॉम्बिनेशन में एक और ब्लड प्रेशर की, मतलब एक ही गोली के अंदर 2 ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ थी उसके अंदर, जो उसको दे दी। वो उसको चक्कर आने लगे, वो गिरने लगा, उसका दिल बंद होने लगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा, उसने कहा डॉक्टर साहब आपने मेरे साथ किया क्या? वो मेरे पे सारा उसने ब्लेम डाल दिया कि आपने कुछ जैसे ड्रिप या इंजेक्शन लगाए, जब मैं वहाँ था तो मैं ठीक हो गया, जैसे ही मैं गया हूँ और यही दवाइयों से तो मैं गिर रहा हूँ, मैं तो उतना इधर से इधर तक नहीं चल पा रहा हूँ। सही कह रहा है। मैंने कहा आप प्लीज़ आए, मैं देखता हूँ मसला क्या है। वो आया तो मैंने कहा आपने दवाई, मुझे कौन सी दवाई ली? तो उसने मेरा पर्चा आगे कर दिया। मैंने कहा पर्चा तो ठीक है, दवाइयाँ ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर उसने थैली निकाल के दिखाई मुझे कि ये देखे दवाइयाँ मैं खा रहा हूँ, ये भी खा रहा हूँ। मैंने कहा ये कहाँ से लिया आपने दवाइयाँ? ये दवाई तो ब्लड प्रेशर की, मैदे की है ही नहीं। बिल्कुल। तो मैंने कहा जिसने आपको दवाई दी है आप उसका गिरबान पकड़े, मुझे आप क्यों ब्लेम कर रहे हैं? बिल्कुल सही। मैंने कहा ये दवाई आप लें, अभी जो मैंने आपको दी है ये दवाई बंद कर दें जहाँ आप लेकर आए। आप मुझे 2 दिन में बताएं आपकी तबीयत कैसी है। मैंने कहा शुक्र करें आप मरे नहीं। एग्जैक्टली। कि उसका ब्लड प्रेशर वैसे ही 80 और 60 था, वो आए ही लो ब्लड प्रेशर के साथ था, वो खाना पीना खा नहीं रहा था। आप लो ब्लड प्रेशर को आप ऐसी हाई डोज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव दें जिससे ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल 0 पे आ जाए, तो क्या उसका रिजल्ट आएगा? तो ये हो रहा है, हालात ये हैं। फार्मेसी डिस्पेंसिंग लाइसेंस फार्मासिस्ट नहीं है, जो काउंटर पर बैठा हुआ है वो 1-2 गोली भी गलत दे दे तो लोगों की जानें जा सकती हैं जी। ये लोगों को समझ नहीं आता। थोड़े से पैसे बचाने के लिए डॉक्टर को नहीं दिखाते। कई जगह पे डॉक्टर 200-400 रुपये में देख लेते हैं। प्लीज़ आप जो है ना, लोग पाकिस्तानी को ही बोले कि एक दफ़ा बाहर मुल्क से जाके किसी डॉक्टर को दिखा के देखें। अमेरिका चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, उनको पता चल जाएगा कि डॉक्टर की कीमत क्या है। जब वापस मुल्क आएंगे तो उनको कदर होगी कि यहाँ पे बेचारे डॉक्टर्स कितने सस्ते में देख लेते हैं, मशवरा देते हैं। बल्कि लोग तो ये समझते हैं कि फ्री में ही देखना चाहिए डॉक्टर को। हम फ़ोन कर देंगे, डॉक्टर रात को 2 बजे भी फ़ोन उठाएगा, हमें ये भी बता देगा दवाई कौन सी लेनी है, और उसका काम ही इंसानियत की खिदमत करना है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। एग्जैक्टली। ये भी एक परसेप्शन है। बिल्कुल ठीक है आपने कहा। अच्छा जी, आप ये ज़रा समझ लें कि आपको जो क्वेश्चन रिलेटेड टू ओबेसिटी है वो भी कुछ हमारे पास आ रहे हैं, और जो ओबेसिटी का शिकार हैं वो इवेंचुअली उनको डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया। अच्छा, फिर ये कि ये जो डिप्रेशन है, जिससे पहले भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है कि मामला कुछ और हैं, कि क्रॉनिक हो चुका है, इसको कैसे ट्रीट किया जाए ये डॉक्टर को डिसाइड करना होता है। ये खुद से अगर ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। डॉक्टर साहब, ओबेसिटी की वजह से डिप्रेशन में चले जाना और फिर उस डिप्रेशन को ओवरकम करना एक और बड़ा मसला हो जाता है, और फिर वो मज़ीद आपको और मामला ख़राब करता है, यानी कि और ओबीस से भी आप अगली डिग्री पे चले जाते हैं। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? पहले डिप्रेशन को ट्रीट करना ज़रूरी है आया, या आप समझते हैं कि ओबेसिटी को ओवरकम करना पहले ज़रूरी है? चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बताएं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे हैं, और क्योंकि एक बड़ी एक आम मेडिसिन जैसे अब हम देख रहे हैं कि बात हो रही थी ओवर द काउंटर अवेलेबल है, वो बहुत ज़्यादा कोई ओबीस हो, अगर कोई बहुत ज़्यादा उसका अगर ओवरवेट हो तो उसके लिए कुछ मेडिसिन हैं, यकीनन हैं, मगर वो डॉक्टर ने डिसाइड करनी होती हैं। मगर अब हो ये रहा है कि कल्चर ये बन गया है कि बहुत शख्स हमें इस्तेमाल करता हुआ नज़र आ रहा है, और वो अब एक नया नॉर्म बनता जा रहा है। प्लीज़ अब ज़रा डिप्रेशन इन ओबेसिटी, अगला क्वेश्चन रिलेटेड टू, प्लीज़। आप मुझे सवाल पूछ रहे थे तो मेरे इमेजिनेशंस में आ रहा था कि आप पिज़्ज़ा की बड़ी ट्रे मंगाएं या बर्गर मंगाएं, उसके साथ एक गोली भी साथ में दे दें तो मसला ही हल हो जाए। अब कौम का मसला है सेल्फ इंड्यूस्ड ओबेसिटी है। होता यही है कि आप खुद देर से खाना खा रहे हैं, ऐसे ऐसे तरीके के खाना खा रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए, फिर आप सो रहे हैं खाने के फ़ौरन बाद, आप जल्दी सुबह उठ नहीं रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज भी तकरीबन क्लोज टू ज़ीरो है, एक्टिविटी लेवल्स आप विटामिन डी ले नहीं रहे हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, चर्बी बढ़ रही है, मसल्स कम होते जा रहे हैं, तो आप फिर चाहते हैं कि बिल्कुल शॉर्टकट में जो है ना मेरी ओबेसिटी भी ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता। बात यह है कि आपको अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाना है। ये जो ज़िंदगी में बहुत देर तक जागना, सुबह सोते रहना, उठना ही 12-1 बजे,
फिर आप जो चाहे खा लें। यंग एज में तो ये सब चीज़ें बर्दाश्त हो जाती हैं जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, लेकिन जब आप करते हैं ना 27-28 साल को क्रॉस और 30 के करीब पहुंचते हैं, तो फिर आपको पता चलता है उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं जो आप करते रहे हैं देर तक। दोस्तों के साथ रह के आपने जो मर्ज़ी खाया पिया था, ड्रिंक्स और बोतलें चढ़ाई थी, और अब तो ये जो लाल ड्रिंक है जो कि ओह यस, एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर। खतरनाक किस्म की ड्रिंक, वो उस वक्त तो बड़ा बूस्ट दे देती है लेकिन आगे जाके आपके गुर्दों को तबाह कर देती है। जी। तो ये सारे जो डैमेजेस आ रहे हैं फिजिकल हेल्थ पे, वो आपके अपने डिसीजन से आ रहे हैं, कोई और ये नहीं कर रहा है। आप ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं खा रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को दूर कर रहे हैं, आपने मिर्च मसाले ज़्यादा खा रहे हैं, फेस से लेके जिस पे आपको एक्नीज आ जाती हैं, मोटापा है, आपका जो है हेयर लॉस है, और ये सारी चीज़ें, आप सिर्फ ओबेसिटी की बात कर रहे हैं लेकिन बहुत से रेंज ऑफ इश्यूज हैं जो कि न्यूट्रिशन के साथ एसोसिएटेड है। और पुराने लोग थे ना जो वो अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। मेरे को अपना दोस्त याद आ गया, क्लास फेलो बचपन का, जब हम छोटे थे ना तो उसका बाप कहता था कि मुझे अभी भी उसकी बात याद है कि मैं थोड़ा सा जो ना ऑलिव ऑयल लेके ना जैतून का तेल जो है ना मुंह पे लगाता था नहाने के बाद, ताकि थोड़ा सा ऑयल मिले, बालों को तेल लगाते थे। तो लोग अपना ख्याल रखते थे। जी। अब जो है लोग अपना ख्याल नहीं रखते, वो ब्रांड्स देखते हैं, चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ हम मंगवा लें बाहर की हो तो ये हम सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसी तरह दवाइयों पे भी यही है कि कहते हैं मोटे तो हो गए, दवाइयाँ खाएंगे तो पतले भी हो जाएंगे, साथ में डिप्रेशन, एक और गोली खा दो तो डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा। जो एक्सरसाइज डिप्रेशन ठीक करता है, यहाँ से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। आप अच्छी वॉक करके देखें 1 घंटा और फिर सारा पसीना बहे, फिर आप फील करेंगे यार आई फील अलर्ट एंड एक्टिव एंड आई फील एनर्जाइज्ड। आपके दिल तेज धड़क रहा होता है, आपके साथ एंडोर्फिन्स आ रहे होते हैं, साथ में ऑटोमेटिक एंटी डिप्रेसेंट है। तो देयर इज नो बेटर फीलिंग देन दिस, जिसके भी आप कह रहे हैं। बिल्कुल। कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो ये फीलिंग को एंजॉय करते हैं? मेरा नहीं ख्याल, गिने चुने लोग होंगे। एग्जैक्टली, नोबडी नीड टू वर्क ऑन इट। दैट्स अ डिफरेंट एजुकेशन जो कि लोगों को देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर, क्वेश्चंस और भी हैं बट टाइम हमारा जो है वो ख़त्म हो गया है, और ये हमेशा बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है। डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और हमारा अक्सर ये बात होती है कि जब मूड बहुत ज़्यादा हम डिप्रेस्ड होते हैं या बहुत ज़्यादा हमारे पास आप समझ लीजिए वर्कलोड बढ़ जाता है, तो उसके बाद फिर जब ये सेशन होता है ना तो इससे बड़ा रिलीफ हमें मिलता है। मुझे एटलीस्ट बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। मैं डॉक्टर साहब को हमेशा थैंक यू करता हूँ इस बात पे, और यकीनन आपके भी बहुत सारे मामलात समझ में आए होंगे, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अगर आपके जहन में हैं तो आप हमें भेजते रहिए। सोशल मीडिया के ज़रिए मुझ तक जो है वो पहुँच जाते हैं मैसेजेस, तो मैं ज़रूर डॉक्टर साहब के सामने रखूँगा। और लाइव कॉल्स का भी सिलसिला इंशाल्लाह बाकायदा शुरू करेंगे, क्योंकि डिस्कशन की वजह से थोड़ा सा उसको जो है ना महदूद करना पड़ता है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। वेल, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर शफीक यासीन, आप प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया और बड़ी अच्छी डिस्कशन हमारी रही है, और इंशाल्लाह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया, इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें।